नमस्कार दोस्तों, शुभ विजयलक्ष्मी। आज 23 अक्टूबर 2023 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल विजयदशमी है, आज से ही शुरू हो गई है। मैं आज जो बतलाने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ, इसे मेरे ख्याल से आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या हो सकता है 50 और 100 साल के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर फेसबुक रहा उस समय तक तो। या यूट्यूब पर भी डालूंगा तो यहाँ पर याद रखिएगा 50-100 साल के बाद इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगी कि एक्चुअली क्या मैं कहने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम पूरी के पूरे साल की समीक्षा करेंगे और साथ में भारत सरकार की नीतियों की भी एक समीक्षा करेंगे। भारत सरकार मतलब 1947 से लेके 2023 तक चलने वाली भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा एकमात्र विश्व के नेता जो अपनी जनता के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक या सबसे ज़्यादा अवेयर हैं, राष्ट्रपति पुतिन को। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि आप बधाई दे रहे हो, है उसने तो पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये सब सारी की सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन मैं बतलाता चलूँ आपको, पुतिन ने जो किया है वो विश्व का और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता या ऐसी कह सकते हैं जुर्रत नहीं कर सकता अपने देशवासियों के प्रति, या अपने देश के लोगों से इतना ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता। पूछिए क्यों? यूक्रेन और रूस का युद्ध एक ऐसा युद्ध है या एक ऐसा युद्ध है जो आने वाली भविष्य की संभावनाओं के ऊपर लड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर समझिए यूक्रेन के ऊपर रूस ने क्यों आक्रमण किया, तो सीधा सा समझिए यूक्रेन चाहता था नाटो में शामिल होना, और रसा ये जानता था कि आज न कल न परसों कभी न कभी ये नाटो में जिस दिन शामिल होगा उस दिन ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती पोतों के लिए एक सरदर्द बनेगा, खतरा बनेगा। तो जो युद्ध 25 साल के बाद होना था या 40 साल के बाद, 50 साल के बाद होना था, उसे पुतिन ने 2022 में निपटा देने का फैसला किया। और वो युद्ध जीत नहीं रहा है, याद रखिएगा, वो बर्बाद कर रहा है, वो टाइम खा रहा है यूक्रेन का कि तुम्हें हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो 2022, 2023 याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा टाइम वो एक प्रकार से उसे पीछे ढकेल रहा है। वो जितने दिन तक यूक्रेन युद्ध में उलझा रहेगा उतने दिनों तक उसका विकास, प्रगति सब बाधित रहेगा। वो रूस अच्छे तरीके से जानता है और उसी स्ट्रेटजी में वो लगातार युद्ध कर रहा है। लोगों को लग रहा है, विश्व को लग रहा है कि अरे बाप रे, रूसी सेना का क्या जबरदस्त मुकाबला कर रही है यूक्रेन की सेना, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अरे आगे बढ़ने की कोशिश जब करेंगे तब क्यों नहीं बढ़ेंगे? एक छोटा सा पिद्दी सा देश है, रूस की सेना मसल कर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम कंज्यूम किया जा रहा है ताकि उतने समय तक वो, और जितना युद्ध चलेगा यूक्रेन उतना ही साल पीछे जाएगा। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रेटजी है पुतिन की। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि आपके देश में भी ऐसा कोई नेता होगा, आप भूल जाइए। पुतिन पूरे विश्व में एक है, दूसरा पुतिन आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। तो पुतिन पुतिन है। पुतिन बनने के लिए 56 नहीं 96 इंच का सीना चाहिए, जो किसी भारतीय के पास या किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पास न था, न है, न होगा। बहुत इत्मीनान से मैं कह देता हूँ। अब पूछिएगा आप इतने आक्रोश में क्यों है? आक्रोश की वजह नहीं है। आक्रोश जब चीज़ें सामने दिखती हैं, मैंने कहा ना कि 25 साल 50 साल के बाद ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे अगर फेसबुक जिंदा बचा तो, क्योंकि फेसबुक तो रहेगा, अगर रहता है तो निश्चित तौर पर मेरे वीडियोस भी रहेंगे। तो ये 25 साल 50 साल के बाद आज देखिएगा, भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खूब खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान को देखो, हम मोदी जी ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज हर एक पाकिस्तानी आटे, मैदे, सूजी, दाल के लिए तरस रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये खुश होने की बात नहीं है, ये चिंता करने की बात है। क्यों चिंता करने की बात है? जब हमारा पड़ोसी कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा ध्यान उस पर से हट जाएगा। याद रखिएगा, यही गलती की थी इजराइल ने हमास के प्रति, कि देखा कि हमास कमज़ोर हो चुका है। अभी 6 महीना पहले की बात है, हमास के बारे में मोसाद कह रही थी कि वो बिल्कुल मृतप्राय हो गया है, खत्म हो गया है, अब उसमें दम ही नहीं बचा कि वो कुछ कर सके, और कैसे हमला करके पूरी के पूरे इजराइल को दहला देता है हमास। यहाँ पर भी वही स्थिति है। हम लोग पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई भूखमरी है, खाने को नहीं है, लोग इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं मोदी बहुत अच्छा है, और सारे के सारे अपने आप में खुश हैं। ये यूट्यूब वीडियोस जो आ रहे हैं उसमें सबके सब भारतीय खुश हैं कि भाई चलो पाकिस्तान में भी मोदी की क्रेज ज़बरदस्त बन गई है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक समस्या की शुरुआत है,
यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से और आने वाले समय में कभी भी पाकिस्तान पर ध्यान नहीं देंगे, क्यों वो तो एकदम से बीमार पड़ा हुआ है, मजबूर हो गया, ये वो हो गया, दिस दैट सारा आ जाएगा। तो न भारतीय सेना एक्टिव रहेगी, ना भारतीय राजनेता एक्टिव रहेंगे, कोई नहीं। फिर वही चल जाएगा आपका मोरारजी देसाई टाइप वाला पीरियड कि भाई हम क्या समझते हैं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी समस्या होगी। आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास मोर देन 150 एटम बम्स हैं, जिससे समय रहते उनसे नहीं छीना गया तो याद रखिएगा या वो भारत के ऊपर चलेंगे, या फिर अगर बात किया जाए तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर चलेंगे, जो कि बहुत लगभग असंभव है, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चलेगा तो इंडिया के ऊपर। और जहाँ करीने से 4 एटम बम भारत के उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी बॉर्डर पर पड़ गया, याद रखिएगा जितनी आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, सब भितरा जाएगी एक दिन में। जितना आप बोल रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, पहली बनेंगे, दूसरी बनेंगे, अरे यार 1700 में तुम्हारी जीडीपी 30% थी पूरे वर्ल्ड की, क्या कर लिया आपने? उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों के तलवे चाटने को मजबूर रहे, कर रहे थे ना लैटिन सारे भारतीय मिलके अंग्रेजों के। तो क्या हो गया, 1700 में आपकी 30% जीडीपी थी। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था, इतना सोना था भारत में कि पूरा का पूरा कई दिनों तक जाता रहा था गजनी। क्या कर लिया आपने? तो ये जो जीडीपी खेल रहे हैं मोदी जी, ये एक प्रकार से भारतीय इसके लिए डिजर्व नहीं करते, याद रखिएगा। कोई मतलब ही नहीं है भारतीयों का जीडीपी से। अरे भारत को स्वतंत्र 100 साल तक छोड़ दो, भारतीय नंबर 1 बन जाएंगे। बनियों की कौम है ये, हर चीज़ बेचना जानती है, मिट्टी बेच देगी, कुछ भी बेच देगी, लेकिन पैसा इनके पास होगा। मसाले बेच बेच कर पूरा का पूरा हम लोगों ने 100 BC में सोना भर लिया था, लेकिन हुआ क्या? सवाल वही तो है कि हुआ क्या इस सोने का, इस चांदी का, इसका क्या करेंगे जब आपकी रक्षा की नीति और आपकी सुरक्षा की नीति ही नहीं है। याद रखिए 1999-2000 भारतीय सेना ने 6 महीने का टाइम मांग लिया तैयार होने के लिए कि हमें आक्रमण करना है, 6 महीने का टाइम दो। और इतनी धीमी मूवमेंट हुई कि पूरी की पूरी तब तक पाकिस्तान की सेना आके सीमा पर जमा हो गई। यही चीज़ हुआ था 71 में, जनरल मानेकशॉ ने भी 6 महीने का टाइम मांग लिया था कि इस समय युद्ध नहीं कर सकते, 6 महीना बाद करेंगे। अरे भैया तुमसे शेड्यूल मांग के युद्ध करेगा कोई देश क्या? हद करते हो यार। हर वक्त आपकी आर्मी को एक्टिव रहना पड़ेगा, और जैसे आज है गलवान का मामला हुआ, तुरंत जवाब दिया गया। यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो गलवान हो या 1986 में भारत का सियाचिन पर कब्जा, भारतीय सैनिकों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा एक सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, शांति की एक ही नीति है, युद्ध के लिए हमेशा हरदम तैयार रहो। अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो। और यहाँ पर अब पूरी की पूरी भारतीय नेतृत्व, चाहे पंडित नेहरू की हो, चाहे वर्तमान मोदी की हो, सब के सब एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, विश्व शांति का पाठ पढ़ रहे हैं, और साथ में ये सोच रहे हैं कि शत्रु बहुत कमजोर है। शत्रु कमजोर है, यही आपकी समस्या है। अगर आपका शत्रु मजबूत होता तो आप लगातार उसके साथ युद्ध में रहते और हमेशा सावधान रहते। लेकिन यहाँ पर चूक हो सकती है आपसे, और होगी, याद रखिएगा, ये होगी आपसे चूक। जैसे आज इजराइल से हुई है, कल आपसे होगी, और पूरा का पूरा। और ये एटॉमिक, फिलिस्तीन अगर एटॉमिक पावर होता तो आज 1-2 एटम बम इजराइल के ऊपर पड़े हुए होते, तब मैं पूछता आपसे कि इजराइल कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, 1-2 नहीं 3-4 अगर एटम बम पड़ गए करीने से इंडिया के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आप पाकिस्तान को मिटा देंगे। लेकिन बात यह है कि बचेंगे तब तो मिटा देंगे, और एक ही हमले में साफ हो गए तो। एक ही हमले में अगर 10 एटम बम गिर गए आपके 10 अलग अलग सेना के डिपो के ऊपर या सेना के जमावड़े के ऊपर, तो सेना तो गई चितर वितर हो। फिर आप क्या कर लेंगे जरा बताइए। और जब तक संभलेंगे तब तक भारत पाकिस्तानी सीमा नई दिल्ली में होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टाइम है अभी आपके पास। पाकिस्तान अभी कमजोर है, उसके न्यूक्लियर बम को छीनो, उसके पूरे के पूरे देश को एक प्रकार से कहो सेना रखने का राइट नहीं है। जैसे फिलिस्तीन की स्थिति है वैसी करके रखनी होगी हमें, कि फिलिस्तीन को जैसे सेना रखने का राइट नहीं है, पूरे के पूरे आपके पाकिस्तान को भी सेना रखने से वंचित करना होगा। एक एक एटम बम, एक एक छुरी, चम्मच, कांटा सब छीन लेना होगा, तब जाके शांति आएगी। अब आप बोलोगे कि फिर क्या होगा, फिर तो वो लोग भारत भी आ पाएंगे।
भैया उसके बाद एक रूल लगाना पड़ेगा कि अगले 150, 200, 300 साल तक कोई पाकिस्तानी इंडियन बॉर्डर के अंतर्गत नहीं घुसेगा। आप अपने देश में रहो, हम तुम्हारी सुरक्षा का भार लेते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर्यटक के रूप में भी नहीं आ पाओ। ऐसी प्रबंध हमको अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में करना होगा, जिसे कोई सरकार अगली चेंज भी ना कर सके। कि कोई आ जाए मानवतावादी सरकार, हिंदी चीनी भाई भाई की तरह हिंदी पाकिस्तानी भाई भाई का नारा लगाने लग जाए। अरे यहाँ मानसिक रोगियों की कमी थोड़ी है। कब कौन मानसिक रोगी प्रधानमंत्री बन जाए किसी को नहीं पता। तो आपको अगर ये जीडीपी खेलने से मोदी जी मुक्ति मिल गई हो और जीडीपी के नाम पर अगर आपका ये नौटंकी बंद हो गया हो, तो काइंडली देश की सुरक्षा के प्रति थोड़ा सजग हो जाए। विजयदशमी का दिन है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो वायरल होगा आज से 25 साल 50 साल के बाद, जब 5 एटम बम मार दिए जाएंगे भारत के डिफरेंट अलग अलग ठिकानों के ऊपर, और जैसे आपका आयरन डोम फेल हुआ वैसे अगला भी फेल होगा। याद रखिएगा, वो पीठ पर बांध के आ जाएगा। क्या कर लोगे एटम बम? वो पीठ पर बांध के ग्लाइडर से उड़ता हुआ आ जाएगा। क्या कर लोगे ये बताओ मुझे। तो सबसे पहले उस स्थिति में जाने क्यों देना। और ये जो आप सोच रहे हो 2024 में आएंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद 2029 में आएंगे, अरे भाई ये जो कौम है जिसे आप कहते हैं भारतीय, ये 2 रुपये चावल के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आप ना 2024 में आओगे ना 29 में आओगे। क्यों बेकार का मुगालता में रखते हो? ये 2 रुपया कोई चावल इन्हें ज़्यादा दे देगा, ये वोट उसे दे देंगे। दिल्ली में नहीं देखा क्या? कर्नाटका में नहीं देखा? डिफरेंट। तो आप ये सोच क्यों रहे हो कि आप आओगे, आप ये सोच के चलो ये अंतिम टर्म है तभी आपको अगला टर्म मिलेगा। याद रखिए, आप ये सोच के चलो ये लास्ट टर्म है और 3 महीने बचे हुए हैं। महानुभाव अमित शाह जी, सहकारिता खेलना छोड़िए और थोड़ा जागिए। अदरवाइज बाद में आप ये मत कहना कि देश में किसी भी व्यक्ति ने तो बोला तो नहीं था। आप तो ये भी अंतिम में बोल दोगे, अरे किसी ने बोला तो नहीं था। और इसी प्रकार से मैंने गलवान की घटना से पहले भी आपको वार्न किया था। लेकिन एज इट इज भारतीय हैं कि भाई वो शेयर करेंगे वीडियो, जब हो जाएगा घटनाएं तब करेंगे। ये शेयर करने में भी इन लोगों को पेट में दर्द उठता है। सेकुलरिज्म इनके खतरे में आता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये भारत और पाकिस्तान। चाणक्य ने कहा था, अरि राष्ट्र कभी भी मित्र राष्ट्र नहीं हो सकते, पड़ोसी कभी भी मित्र हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। अब आप पूरी की पूरी दुनिया की परिपाटी बदलने चले हैं तो मुझे नहीं पता। शायद भगवान का लिखा बदलने का आप भारतीय मादा रखते हो तो बदलिए भाई, लेकिन याद रखिएगा उसके दल बदल में आप खुद बदल जाओगे। कितने बार बने हो, कितने बार बिगड़े हो, सबको पता है। अब कम से कम 75 साल शांति रही है देश में, तो 75 साल और भी कम से कम अगली शांति रहे, तो इसके लिए इंतजाम अभी कीजिए, कल नहीं। पुतिन बनिए आप जवाहरलाल नेहरू मत बनिए। पुतिन से प्रेरणा लीजिए, आपके मित्र हैं पुतिन। देखिए 25 साल के बाद जो युद्ध होने वाला है उसे आज वो लड़ रहा है, ताकि उसके नाती पोतों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए, उनके बच्चे महफूज रख सकें। तो जब आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे तब आप जाकर एक सही मामलों में राष्ट्रनायक बनेंगे। और ये चुनावी क्या है, ये आती रहती है जाती रहती है, इससे कुछ होना जाना नहीं है आपका। आप जो समझ रहे हो चुनाव आएगा, 24 में जीतेंगे, 26 में ये करेंगे, 30 में ये करेंगे, अरे कुछ नहीं रखा है भैया इन सारे चीज़ों में। 10 साल रह लिए ना प्रधानमंत्री, अब देश के लिए 6 महीना अंतिम में काम करो। तुमने कहा था मोदी जी कि अंतिम में 6 महीना राजनीति होगी, वादा निभाओ, 6 महीना राजनीति करो और देश हित में राजनीति करो। बहुत 4.5 साल तक आराम कर लिए। मेरे ख्याल से मेरी बातें मोदी और कंपनी को समझ में आ गई होगी। चुनाव के चक्कर में ना पड़ो, ये चुनाव का चक्कर कायरों का खेल है, और यही है दिल बहलाने की चीज़ जो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा, अस्मिता सबको खतरे में डालेगा। तो आगे बढ़ो, कर्म करो मोदी जी। कर्म अगर नहीं कर पाते हो तो भैया रिजाइन दो, घर बैठो आराम से, रिटायरमेंट कहीं गुफाओं कंदराओं में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, मेरे ख्याल से विजयदशमी पर आज आप लोगों को एक एनालिसिस समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यही गलती विजयनगर साम्राज्य ने की थी। जीडीपी खेल रहा था, वर्ल्ड में नंबर 1 स्टेट बना लिया, लेकिन जब राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ तो कहीं भी नहीं बचा। और जबकि जिन राज्यों ने उसे हराया था उनकी ये कुवत नहीं थी कि उनकी जीडीपी विजयनगर साम्राज्य के 10% के बराबर भी होती। तो हारे किससे? जो खुद बिल्कुल खत्म थे, बर्बाद थे। तो आपका भी हश्र ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, सजग रहें। मेरा काम है, शिक्षक हूँ, काम है लोगों को चिताना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना। आगे तो भारतीय हैं ही महान। 2 किलो चावल अगर ज़्यादा कोई दे देगा वोट उसे ही देना है। तो भाई
हैप्पी कह सकता हूँ इलेक्शन आप लोग सबों को। लेकिन इलेक्शन के खेल में देश का नुकसान मत कीजिए। मौका मिला है, टूट पड़ो पाकिस्तान पर और एक एक छुरी चम्मच भी उठाकर ले आओ उनके घर से, ताकि वो सोच भी ना पाए। ये वैचारिक जंग है, याद रखिएगा। यह सामरिक जंग नहीं है, वैचारिक जंग है, विचार है। पाकिस्तान क्या है? एक विचार है, याद रखिएगा। एक सोच है पाकिस्तान, देश के बाहर भी देश के अंदर भी। ये एक सोच है, उस सोच को खत्म करना है। सोच को खत्म करेंगे, समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर से समस्या को खत्म करना चाहते हैं, नहीं, सोच को खत्म करो। पाकिस्तान की सोच को आने मत दो। जब सोच नहीं आएगा तो हम खुद ब खुद अपने घर में सुरक्षित होंगे। नमस्कार, जय श्री राम।